नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर कोर्ट का फैसला आखिरकार आ ही गया। कोलकाता के जिस डॉक्टर से रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसले की सबसे अहम बात यह है कि दोषी संजय राय को जीवन भर जेल में ही रहना होगा और 164 दिन के अंदर ही ये फैसला आ गया। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद ये फैसला न्याय को कैसे जल्दी सुनिश्चित कराने में कार्य कर रहा है, इसी पर करेंगे हम आज की चर्चा। और इस फैसले के बारे में हम आपको बताएं तो दोषी संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले को सुनाते हुए सियालदह कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानने से हालांकि इनकार कर दिया और राज्य सरकार को मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का फैसला भी सुनाया। हालांकि परिवार के लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मामले को लेकर परिजन उच्च न्यायालय जाने की योजना बना रहे हैं। इस मामले में संजय राय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास और जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती थी। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में यावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको यावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्ट लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। लोग जो बोले थे कि देयर हैज बीन अ severe laches from the part of the investigation. There is a severe laches which we pointed out in our argument, and today is the result of such a investigation whereby we always prayed for the highest level of punishment, but the learned court has given the life sentence of the accused person, and we have pointed out the laches of the investigation that created a confusion in the mind of the learned court. That is the reflection of the judgment. सियालदह कोर्ट ने आरजीकर हत्या और बलात्कार मामले में दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है और इस मामले में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था। इस मामले की और जांच होनी चाहिए। ऑफ द गवर्नमेंट कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। वहीं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म हत्या मामले में दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर क्या कहा, आइए देखते हैं। बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की, शायद वही सीबीआई के सामने पेश की गई और उस जांच में जो कमी थी, उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे हम सब दुखी हैं। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कोर्ट के फैसले पर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने कहा कि फैसला तो आ गया लेकिन पूरे न्याय का अब भी इंतजार है। जब सीबीआई ने इस मामले में कदम उठाया तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले को कमजोर करने के लिए बहुत सारे सबूत नष्ट कर दिए थे।
अर्जीकर मामले में वर्डिक्ट तो आ गया, पर क्या पूरा न्याय हुआ है? डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, माता पिता इस पीड़िता के, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें क्लोजर मिला है जो वर्डिक्ट आया है उससे। ये बात स्पष्ट है कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने एविडेंस मिटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, माता पिता ने बोला, तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से हर हथकंडा अपनाया बलात्कारियों को बचाने का, इस पूरे मामले को दबाने का, डॉक्टर्स को थ्रेटन करके उनकी आवाज दबाने का, ये देश कभी नहीं भूलेगा, पश्चिम बंगाल कभी नहीं भूलेगा। तो अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि 164 दिन के अंदर इस पर फैसला आया है। अगर हम इस पूरे मामले के बारे में आपको बताएं तो 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। और इसके साथ ही अगर हम 10 अगस्त की बात करें तो कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने पद से इस्तीफा दे दिया। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच सीबीआई को ट्रांसफ़र जो है वो कर दी गई थी। और 15 अगस्त को भीड़ ने आरजीकर में धावा बोल दिया था और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को मामले की सुनवाई जो है वो तय हो गई थी। और 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 21 अगस्त को केंद्र ने सीआईएसएफ को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। और 24 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय समेत 6 लोगों का लाई डिटेक्शन टेस्ट किया गया। 25 अगस्त को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 14 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। और 14 से 15 सितंबर में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस के अफसर को गिरफ्तार किया। 21 सितंबर को डॉक्टरों ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद 42 दिनों बाद हड़ताल अपनी खत्म की। और 5 अक्टूबर को कोलकाता में 6 जूनियर डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 7 अक्टूबर को संजय राय के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई। और 21 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद भूख हड़ताल को खत्म किया। 13 दिसंबर को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के अफसर को जमानत मिली। 18 जनवरी 2025 को आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया। 20 जनवरी 2025 दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तो इसे कह सकते हैं कि जो फैसला सुनाया गया और जो पूरी कार्रवाई हुई उसके बाद जिस तरह से तेज़ी आई, और इसमें जो बीएनएस है उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसके प्रमुख प्रावधान अगर हम आपको बताएं तो इसमें यौन अपराध की धारा 63 बलात्कार के लिए 7 वर्ष से आजीवन कारावास और पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र का है तो सज़ा में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। धारा 64 की बात करें तो सामूहिक बलात्कार के लिए सख्त सज़ा है। पीड़ित नाबालिग है तो प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। और धारा 65 की बात करें तो विवाह, रोजगार, पदोन्नति या पहचान छिपाने के झूठे वादों के तहत यौन शोषण के लिए सज़ा। धारा 65 के तहत 3 से 10 साल की सज़ा और जुर्माना। और अगर महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपराधों की अगर हम बात करते हैं तो धारा 78, जिसमें पहली बार अपराध करने पर 3 साल की सज़ा। धारा 78 के ही तहत 1 से अधिक बार के अपराधों के लिए 5 साल की सज़ा। और धारा 79 ताक-झांच के लिए सज़ा। और धारा 79 के ही तहत सहमति के बिना निजी कृत्यों को रिकॉर्ड करने पर 1 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। और इसके साथ ही इसमें तस्करी और उससे संबंधित अधिकार भी हैं, जिसमें धारा 86 है जो यौन शोषण के लिए महिलाओं और लड़कियों की तस्करी के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान निश्चित करती है। धारा 86 ही तस्करी के लिए सज़ा और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की इसमें सज़ा की बात होती है। साथ ही बंधुआ मजदूरी और जबरन वेश्यावृत्ति पर भी इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। 3 से 10 साल की कैद और जुर्माना। और अगर इसमें और प्रावधानों की बात करें तो एसिड अटैक से संबंधित प्रावधान भी हैं। धारा 88 में एसिड अटैक के लिए कड़ी सज़ा, अपराधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है। और न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की भी इसमें सज़ा है। और पीड़ित को चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के लिए पूर्ण मुआवजा देने की बात भी की गई है। साथ ही कार्यस्थल पर भी यौन उत्पीड़न से संबंधित सज़ा की ये बात करती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को दंडित जो है किया जाना चाहिए, उसमें ये प्रावधान है। 1 से 3 साल की कैद या जुर्माने की इसमें सज़ा है। तो तमाम जो हैं इसमें प्रावधान इस तरह के किए गए हैं, जिसमें कि
जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपराध हैं उन पर सख्त कार्रवाई तो है ही, उन पर जल्दी कार्रवाई का भी इनमें प्रावधान किया गया है। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर हम ख़ास मेहमानों की बात करें तो डॉक्टर DK दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ शेखर अय्यर जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। तो अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्रसन्नजीत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट ने आज ये जो फैसला दिया है 164 दिन के अंदर फैसला, त्वरित फैसला इसे कहा जा सकता है, और क्या कुछ कोर्ट ने कहा? देखिए रमा, इतना तुरंत तो हम हमारे जीवन में कभी देखा नहीं है। अगर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट ना हो तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, ये नॉर्मल कोर्ट है। वहां पे भी 164 दिन के अंदर। और आपकी अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो आपने बताया कि 7 अक्टूबर को चार्जशीट पेश किया गया था और आज 20 जनवरी, इसी कम समय में पूरी तरह से पूरा प्रक्रिया को खत्म किया गया। सजा क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसमें अदालत की तरफ से सीधी तरह से बताया गया कि जो कुछ भी हमारे सामने दलील और दस्तावेज रखा गया है, जो सबूत रखा गया है, उसी के आधार पर आज की यह फैसला सुनाया जा रहा है, और इतना तुरंत सुनाया जा रहा है। और जब फिर से संजय राय ने अपने आप को निर्दोष दावा करने की कोशिश की तो कोर्ट की तरफ से सीधी तरह से बताया गया कि आपको 3 घंटा सुना गया है, आपको मौका दिया गया। ये जब से सवाल जवाब की शुरुआत है तो आपने पहले दिन से ही सिर्फ मैं निर्दोष हूं ये छोड़ के कुछ बता नहीं पाए। आपको अगर कुछ बताना था तो पहले ही बता सकते हैं, आज भी अगर आपको कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि BNS के दायरे में ये सारे सुविधा सबको दिया गया है, और संजय राय जैसे एक आरोपी या आज के दिन में एक दोषी को भी दिया गया है कि वो अपना बात रख पाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो सजा है, इस सजा के बारे में कंफ्यूजन लोगों के मन में क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है कि देखिए, एक तो कि कैपिटल पनिशमेंट जिसे हम कहते हैं तो कैपिटल पनिशमेंट है ही, लेकिन यहाँ पे ये सजा भी दिया गया कि आमृत्यु उनका कारावास है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 14 साल के बाद बाहर निकल के फिर आम जिंदगी जी पाएंगे, उनको आमृत्यु कारावास की सजा सुनाया गया है। तो ये भी एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि ये कैपिटल पनिशमेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक पनिशमेंट का एक ऐसी धारा है BNS में जिसका उल्लेख है या जो प्रावधान रखा गया है, वो शायद लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है ये सजा के बारे में। रमा, बिल्कुल। दुबे जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे हम इस जो ये प्रावधान है और जिस तरह से ये फैसला आया है, आपके नज़रिए से इसे समझना चाहेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि एविडेंसेस सारे संजय रॉय के खिलाफ हैं, और एविडेंसेस ये बता रहे हैं, उसकी एंट्री का एविडेंस है, वहाँ जाने का एविडेंस है। तो हमारे पास खास बात ये होती है कि BNS लगाने के साथ साथ उसको एविडेंस से प्रूफ करते हैं, तो एविडेंस सारे अगेंस्ट में जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मैक्सिमम सजा हो सकती है वो सजा दी जा रही है। एक बात ज़रूर जो भाई साहब ने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट से उसका वो है, हालांकि जज साहब ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट मीडिया में चला है। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह भी है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के बराबर ही है, क्योंकि इस केस ने पूरे देश के हाथ पैर फुलाकर रख दिए थे, पूरे देश को इसने हंगामे में लाकर खड़ा कर दिया था। और ये एक भीभत्स हत्या है जहाँ पर प्रोटेक्शन की, जहाँ इलाज की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास होती, उसके साथ ही उसी हॉस्पिटल में ऐसा हो जाए जहाँ वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है एक डॉक्टर। तो मेरा मानना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस से कम भी नहीं है किसी हालत में। हालांकि कोर्ट अपने हिसाब से सजा देता है तो, और जो प्रावधान है वो मिनिमम 20 ईयर्स के प्रावधान है। मिनिमम 20 ईयर्स का प्रावधान का मतलब साफ हो गया, मिनिमम 20 ईयर्स से लेकर और टिल डेथ। तो टिल डेथ का ऑर्डर कोर्ट ने किया है, हालांकि अपील में जाएगा तो देखा जाएगा उसको। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि ये जो केस है, ये केस हमारे देश का एक बड़ा प्रेसिडेंट है। और ये बड़ा प्रेसिडेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर इसमें सही से सजा नहीं दी जाती
तो फिर पूरे देश में इसका रॉन्ग मैसेज जाता है। कोर्ट बहुत बार निर्णय करते समय ये भी देखता है कि प्रावधानों के साथ साथ इमेज क्या जाएगी, जनता के बीच में क्या जाएगा और इससे सोसाइटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये साथ में कहते हैं कि इससे सोसाइटी पर बहुत निगेटिव फर्क भी पड़ रहा है, ये सोसाइटी एक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैक्सिमम पनिशमेंट देकर कोर्ट ये बताने की कोशिश करता है कि जिन लोगों के दिमाग में भी इस तरह का कोई वातावरण है उनके लिए ये प्रेसिडेंट भी है कि ये ऐसा करने पर इतने परिणाम, इस स्तर के परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ये जो पूरी परिस्थिति है, मुझे लगता है कि कोर्ट का एक सही डिसीजन, अभी हालांकि हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट भी आएगा मैटर अगर कोई करना चाहेगा। हालांकि उनके परिवार के जो स्टेटमेंट मीडिया में चल रहे हैं वो उन्होंने सभी ने मना किया है कि हम इसको अपील में नहीं ले जाएंगे और अपील इसकी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आज के बाद की परिस्थिति क्या बताती है वो आगे बताएगी। जी बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 164 दिन के अंदर फैसला आना और इस तरह के केस में, जबकि पहले हमने देखा है कि देश में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जबकि जो दोष था वो स्वतः सिद्ध होता था और काफ़ी उसके लिए जो है स्ट्रगल भी करना पड़ा न्याय के लिए। अब जो है भारतीय न्याय संहिता के तहत कितना सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि कहते हैं कि अगर न्याय में देरी होती है या फैसले में देरी होती है तो उस न्याय का कुछ मतलब नहीं होता, तो एक विश्वास जो है अब जो है इसमें जमता हुआ नजर आता है। बिल्कुल रमा जी, इस केस पे एक चीज़ हमें नोट करना है, ये नया कानून आने के बाद जिस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, आपके सीसीटीवी फुटेज जो ब्लूटूथ की रेंज के हिसाब से और कई चीज़ें जो मेन एक्यूज था आज वो कन्विक्ट है, उसके खिलाफ जितने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एविडेंसेस मिले वो ये नया कानून में उसका पूरा का पूरा उस पर स्कोप दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह ये मतलब अभी 5-6 महीने में जो फैसला आ गया ये अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़ी मैसेज आनी चाहिए थी कि बलात्कार जैसे मतलब जिसको कहा जाता है कि मोस्ट अट्रोशियस क्राइम, यानी इतने ब्रूटल क्राइम है, इसके खिलाफ न्यायपालिका से एक मैसेज जानी चाहिए कि तुरंत कार्रवाई होगी। आज जो मांग आ रही है कि इनको जो मृत्यु मतलब जिनको लाइफ इम्प्रिजन मिला है अंतिम सांस तक, ये कम है इसीलिए क्योंकि हो सकता है अगर कोर्ट इसको रेयरेस्ट ऑफ राइट क्राइम जो सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है उस हिसाब से ना देखकर एक प्रकार से एक मैसेज देने के लिए, देखिए जैसे दुबे जी बता रहे थे, ये कहाँ हुआ ये अपराध हॉस्पिटल में हुआ, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ। एक सरकारी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर ड्यूटी खत्म करते हुए थोड़ा विश्राम लेने के लिए कमरे गए, उसके बाद हुआ। और ये कन्विक्ट, ये सबसे बड़ी बात वही है जिसको लेकर अभी न्यायपालिका वर्डिक्ट के बाद जो राजनीति बंगाल में हो रही है। आप क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, हमसे इन्वेस्टिगेशन छीना गया, हम होते तो इनको मृत्युदंड दे देते, क्योंकि कोलकाता पुलिस का जो पहला जो शुरुआत था इस मामले में, जिसमें कई एलिगेशंस परिवार की तरफ से भी था कि एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर गई थी। एक उस कमरे, जहां इस कमरे में ये अपराध हुई, वहां उस कमरे की दीवार तोड़े गए थे। तो ये सब लेकर फिर जाके कोलकाता हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करके इसको सीबीआई को दे दिया था। सीबीआई की मांग भी वही थी, इनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। अब आगे जाके सीबीआई क्या फैसला लेती है पूरी जजमेंट देखने के बाद वो अलग बात है, लेकिन एक बड़ी मैसेज की आज जरूरी है, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की बलात्कार की रिपोर्ट आती रहती है, जहां हमारे बच्चे, कई महिला, कहीं एकदम टीनेज के जो एज के ये है, कई जगह इसके बहुत केसेस आ रहे हैं। ऐसे समय में एक पब्लिक ओपिनियन बन रही है, कम से कम इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की डेफिनेशन से ना देखकर, भाई इसका मतलब क्या है, मर्डर हो रहा है, रेप भी होता है, लेकिन ऐसा ना देखकर इसको अगर लोअर कोर्ट की तरफ से अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता है तो मुझे लगता है कि पूरे सोसाइटी में लगता, भाई देखो ऐसी जो घटना को जो परिणाम ये है। एक देखिए मृत्युदंड का आवश्यकता क्या है, आज तक इसका लेकर बहस चल रही है, मृत्युदंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी आज हमारे कानून में इसलिए प्रावधान है क्योंकि मृत्युदंड एक प्रकार से डर पैदा करने के लिए,
कोई भी अपराध या अपराधी इस तरह की हरकतें करे तो क्या मिल सकता है, ये मैसेज देनी चाहिए थे। मुझे आज लग रहा है जो प्रतिक्रिया कलकत्ते में आ रही है, देश भर में आ रही है, और ये मामला अपील पे सीबीआई स्वयं जा सकती है, और इसमें राजनीति जो हो रही है अभी, तो देखिए जिस सरकार के कारण, जिस सरकार की कार्रवाई के कारण, जिसको लेकर मामला पहले यही तो बात आ रही है, शुरुआत में कई एविडेंसेस की तो डिस्ट्रॉय की गई थी, और इसमें जो पीछे जो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे, जो हालत बना रखे थे आरजी कार हॉस्पिटल पे, उस पे कोई तो बात नहीं आई अभी, क्योंकि सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया है। कई देखिए वहां पे आरजी कार जैसे बिल्कुल एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की बात है शेखर जी, वो बहुत अहम है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा के लिए। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में कि किस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ पर, और जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक डर होना चाहिए कि अपराध आप करेंगे तो आप बचेंगे नहीं, ये किस तरह से सुनिश्चित हुआ है? मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि दुबे साहब और आयर जी दोनों ही बता रहे थे कि ऐसी जगह की घटना है जो सरकारी अस्पताल है, और सरकारी अस्पताल के अंदर एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो जानकार है उनसे बात कर रहा था मैं, जो कानून के जानकार या क्राइम के जानकार, उनका कहना था कि यहाँ पे अगर सजा देना है तो सजा प्रदेश सरकार को देना चाहिए था, क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो इसमें संजय राय तो एक एंटी सोशल है, लेकिन ये सरकार का जो जिम्मेदारी है कि एक सरकारी अस्पताल में एक सरकारी डॉक्टर का क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो पूरे जो अदालत की ये होनी चाहिए थी कि वो सरकार को घसीट के लाए कि आप जिम्मेदार हो, आप इसमें सिक्योरिटी नहीं दे पाए। पहली बात, मुझे पता नहीं ये कानूनी भाषा में इसका कितना कुछ अहमियत है, लेकिन पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि यहाँ पे पहले से ही बताया गया है, जो चार्जशीट है उसमें भी बताया गया है कि मुख्य आरोपी जो है वो संजय राय है, लेकिन सबूत मिटाने के लिए और घटना को डाइल्यूट करने के लिए कई सारे लोग इसमें जिम्मेदार हैं, जिसका तहकीकात अभी भी जारी है। तो अगर संजय राय को फांसी का सजा दिया जाता तो बाद में जो तथाकथित को एक्यूज्ड है उनको कानून की दायरे में लाना मुश्किल हो जाता। इसीलिए शायद काफी सोच समझकर अदालत की तरफ से बेहद अहम बात आप प्रसन्नजीत कह रहे हैं। दुबे जी, आपके पास आना चाहेंगे और कानूनी अहमियत की बात जो प्रसन्नजीत ने उठाई है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, प्रसन्नजीत बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी तो स्टेट गवर्नमेंट की है। हालांकि कोर्ट ने 17 लाख रुपए की स्टेट गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन का ऑर्डर किया है कि भाई आपका जो रोल होना चाहिए वो नहीं कर पाए, ये इनको कॉम्पनसेट करिए उनके परिवार वालों को। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं वो है कि ये जो संजय रॉय था वो उसकी अथॉरिटी क्या थी उस हॉस्पिटल के अंदर। वो एक सिविक बॉडी के रूप में काम कर रहा है। सिविक बॉडी को थोड़े सभ्य भाषा में लोग कहते हैं, हमारी भाषा में अगर आम जनता की भाषा करें तो अस्पताल के दलाल। अस्पताल के दलाल से मतलब ये है कि जो डॉक्टरों के बीच में और पेशेंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है अनऑथराइज्ड तरीके से, जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती। अब हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ये दलाल घुस कैसे गए, ये दलाल वहां पर इतना बड़ा नेटवर्क बना कैसे लिए, और उनके पास अथॉरिटी कैसे आ गई कि वो वहां तक घुस गए जहां पर एक डॉक्टर विश्राम करती है, जो उसका प्राइवेट रूम होता है, वहां कैसे घुस गया। ये बहुत बड़ा विषय है। ये बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। और इसको हमने देखा भी कि प्रिंसिपल का उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, दूसरी जगह तुरंत उसने अपॉइंटमेंट कर दिया, उसको बड़े बड़े पद दे दिए और बड़ा हॉस्पिटल दे दिया। ये सब क्या चल रहा था?
ये सब चल रहा था कि ये सब पूरा का पूरा नेटवर्क ही खोखला है, उसके बीच में एक व्यक्ति ये सब कुछ कर गया और इसके करने के बाद हॉस्पिटल उसकी लीपापोती या सरकार उसकी लीपापोती करने की कोशिश कर रही। अब जो राजनीतिक तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं मैं होती तो ऐसा कर ले, आप तो पूरा केस ही छोड़ने वाले थे, आपके खिलाफ तो डॉक्टरों ने खड़े होकर वो किया, तब तो सीबीआई को केस दिया कोलकाता हाई कोर्ट ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। शेखर जी आपके पास आना चाहेंगे। पूरा नेटवर्क जिस तरह से इसमें उजागर हुआ है और कई जो छुपे हुए पहलू हैं वो भी सामने आए हैं, और जिस तरह से सामने आए हैं, हम लगातार जब हम न्याय की बात करते हैं या आगे के भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें भी कितनी उम्मीद जगी है कि आगे भी ये प्रोसेस उतना ही तेज होगा। देखिए रमा जी, इस केस में एक तो महिला की सुरक्षा, दूसरा पश्चिम बंगाल में सरकारी हॉस्पिटल में जो वातावरण और वहाँ जो भ्रष्टाचार। देखिए संजय राय क्या कर रहे थे, बेड दिलवाते थे पेशेंट्स के लिए, मतलब घूस लेकर पेशेंट्स के लिए दिलवाते थे। तो इतना इंपॉर्टेंट, जैसे दुबे जी अब कह रहे थे भाई इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हुई। और ये कलकत्ता पुलिस के सिविक वॉलंटियर है, कलकत्ता पुलिस के, और अपने गाड़ी में भी कलकत्ता पुलिस का स्टिकर इस्तेमाल करते थे, और जाके जहां अरेस्ट हुए थे कलकत्ता पुलिस के कोई सिविलियन क्वार्टर में जाके इनके अरेस्ट हुआ। तो इसका मतलब इनका और अथॉरिटी और जो भी शासन में है, जो प्रशासन में है, और या वहाँ के जो रूलिंग पार्टी के जो कई भी जो लिंक्स होंगे, ये सारा इसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार हम सुन के आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जितने सरकारी हॉस्पिटल में दवाई में भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल वेस्टेज डिस्पोजल में भ्रष्टाचार, डेड बॉडी के डिस्पोजल में भ्रष्टाचार, जो हॉस्पिटल की हालत जो है, मुझे लगता है वो अपने आप एक बड़ा अपराध है। बिल्कुल, अपने आप में जिस तरह की कॉम्प्लिकेशन थी, ये भी कहा जा रहा था कि सीबीआई के लिए इस केस को करना बहुत ही मुश्किल होगा, और उसमें 164 दिन के अंदर फैसला आ जाना अपने आप में दिखाता है कि भारतीय न्याय संहिता कितनी सशक्त है और कितना सशक्त विश्वास जो है वो यहाँ पर लोगों को देती है न्याय के प्रति, जो होना बहुत ज़रूरी है। दुबे जी आपका, प्रसन्नजीत आपका और शेखर अय्यर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।